येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूभारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ते शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतया। देखिए बच्चों, आज आपके लिए जो हिंदी का टॉपिक है, मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ा दिया है और तीसरा टॉपिक है जो आपको पढ़ाया था वर्णमाला, उसका आज तीसरा दिन है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से है हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो तीसरा टॉपिक आपका क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। ये देख रहे हैं ना, स्वरों का वर्गीकरण। आप लिखिए, देखिए अब ये लिखिए, उच्चारण काल के आधार पर स्वर। देखिए आप ध्यान दीजिए, लिखते चलिए। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं भैया। स्वर के कितने भेद है? स्वर के 3 भेद हैं या 3 प्रकार है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जिसमें पहला क्या आता है? जो पहला स्वर है ह्रस्व स्वर। पहला स्वर है ह्रस्व स्वर। इसका दूसरा नाम है लघु स्वर। इसका दूसरा क्या नाम है? लघु स्वर। अब देखिए, ये हो गया ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इसकी परिभाषा आप लोग लिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं बेटा। 3 नाम से, चाहे लघु स्वर कह लीजिए, चाहे मूल स्वर कह लीजिए, चाहे ह्रस्व स्वर कह लीजिए। हो गया ना? अब इसमें उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे कह दिया जाए अ, ए, ओ और रे, ये मूल स्वर है बाबू। मतलब इसी से अन्य स्वर बने हुए हैं, इसीलिए क्या नाम देगा? आ है, ई है, ऊ है और रे है। हो गया ना? अगला हेडिंग डाल दीजिए भैया। 2 नंबर का जो हेडिंग है वो क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर भैया, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है ना? अब देखिए, दीर्घ स्वर में क्या होता है? इसको अन्य नाम से लिख सकते हैं। गुरु स्वर। इसका अन्य नाम सकते हैं संधि स्वर। और एक और नाम है संधि स्वर। ध्यान दीजिएगा, 4 नामों से जाना जाता है। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर, 4 नामों से जाता है। अब इसको आप लिखिए,
जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता हो, दुगना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में क्या कह दिया जाए, देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जैसे अब यहां लिख दीजिए आ, ए, ओ, ए, आए, ओ, आओ। अब देखिए, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब इसका जो है, अभी इसका विस्तार किया जाएगा। तब तक के लिए तीसरा स्वर, दो स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इसको मूल स्वर बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संध स्वर या संध स्वर। अब तीसरा बेटा आता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको वीडियो रोक रोक के बीच बीच में लिख लीजिएगा। अगला सुनाता है आपका जिसका नाम है क्या, तीसरा जो स्वर आता है उसका नाम है प्लुत स्वर। तीसरा जो नाम है भैया उसका नाम है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के, देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ, ध्यान से देख लीजिए, जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यह स्वर किसी को बुलाने में प्रयोग किया जाता है। भैया धीरे धीरे लिखेंगे ताकि आप लोग लिख लें। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यह स्वर किसी को बुलाने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग ले लीजिए तब तक के लिए। अब देखिए, जैसे कह दिया जाए, कुछ लोग बोलते हैं ना, कहते हो राम, तो राम जो देखो, अब जब राम कहते हैं ना, या मान लीजिए
क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, किसी को बुलाते हैं, जैसे नाम है किसी का, अरे जैसे गांव में बुलाते हैं ना, तो रवि नाम है लेकिन उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, क्या रविवार रे, तो अब इतना खींच दिए, उसी रे को खींच दिया ना, अब इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे, यही क्या है, प्रोत्स्वर यही होता है। तो ऐसे जैसे आपने रे कहा और इसको खींच दिया, तो ये क्या हो गया, यही हो गया प्लुतस्वर हो गया। या आप लिखते हैं राम, तो ऐसे आपने कहा रा, ऐसे मात्रा लगाते चले गए और बाद में मां जोड़ दिया भैया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्लुतस्वर। समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला जो बारी आती है उत्पत्ति के आधार पर। देखो ये पहले नंबर का था ना, अब देखिए उच्चारण के आधार पर वो था, अब अगला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। वहां देखो सारी गलती हो गई थी, वहां डाल लीजिएगा उच्चारण के आधार पर, यहां क्या है, उत्पत्ति के आधार भैया। जो ये 3 स्वर बताए गए ना, जो 3 स्वर आपको बताए गए हैं, ये क्या था, उच्चारण के आधार पर। अब अगला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। भैया देखिए छोटी सी गलती हो गई थी, वहां मुझे लिखना था लेकिन गलती से नहीं लिख पाए, उसको आप लिख लीजिएगा उच्चारण के आधार पर। अब यहाँ क्या है, जो दूसरा नंबर का बेटा है, ये क्या, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ये देख रहे हैं ना। अब उत्पत्ति के आधार पर लिखिए, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं भैया। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हो गए, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, मूल स्वर, और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। पहला क्या है, मूल स्वर। ये तो अब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। पहला क्या मूल स्वर है, और मूल स्वर है ना, मूल स्वर को क्या लघु स्वर भी बोलते हैं। इसमें क्या आता है, अब देखो परिभाषा मैंने वहां दे दिया है, तो ज्यादा टाइम टेकिंग की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या है, आ है, ई है, उ है और रे है, इतने चीजें हैं। उसके बाद में दूसरा ऐसे में क्या आता है, दीर्घ स्वर भैया। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसकी अपेक्षा दोगुना समय लगता है। जैसे आ, ए, ओ, ए, आए, ओ, आओ, ये है, ये क्या है, ये है दीर्घ। अब ध्यान दीजिएगा, दीर्घ का थोड़ा सा बंटवारा कर दिया जाए, इसका बंटवारा कर दिया, ये देखता है बेटा, चलो ठीक है। अगला देखिए, ये हो गया है भैया। आगे देखिए, इसी में क्या होता है, जो अगला आता है। अब इसी में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कि जो अभी मैंने आपको बताया है कि जो दीर्घ स्वर है वो क्या है, दीर्घ स्वर आपने हेडिंग डाला तो उसमें क्या है, एक है सजातीय, एक है विजातीय। अभी देखो दीर्घ स्वर जो आपने अभी लिखा ना, इसी में क्या है, एक है सजातीय, सजातीय
इसमें क्या है, विजातीय। अब ध्यान दीजिएगा, बस हमने पिछले क्लास में इसको मेंशन कर दिया है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बस देख देते हैं क्या क्या है। सजातीय में क्या आता है, आ, ए, ओ, ये आता है। और जो शेष बचा, आओ, ये है, हो गया ना। अब ये है, अब वही जो बताया गया था ना पूरा कुल मिला करके, आ, ए, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये बताया गया ना। अब देखिए जब आता है कि अब ये किससे बने हैं, अपने से ही मिलकर के बने हैं। अ धन आ बराबर आ, ए धन ए बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। और यहाँ क्या है, यहाँ हट करके बने हैं। अब देखिए इसी से बनाए गए वो भी, लेकिन एक दूसरे दूसरे वर्ण से बनाए गए हैं। पिछले क्लास में मैंने इसका व्याख्या कर दिया है, समय ज्यादा नुकसान करने की जरूरत नहीं है। अगला देख लीजिए, अगले टॉपिक भैया, ये हो गया स्वरों का विभाजन, हो गया यह स्वरों का वर्गीकरण हो गया। अब तीसरा जो आता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। तीसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब देखिए इसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 होते हैं। नीचे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं भैया, है ना। देखो इसमें, अब इसमें कौन है, पहला अग्रस्वर, ठीक, अग्रस्वर, अग्रस्वर। इसमें आप लिखते थे, हम टाइम दे रहे हैं तो चूंकि आपको लिखने का मौका जाए। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, समझ रहे ना। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, जैसे कह दिया जाए ए, ई, है ना, देख लीजिए ई और ए और आई, इसमें अगला भाग काम करता है भैया। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, मध्य स्वर, ध्यान दीजिएगा, वो मध्य स्वर, हाँ क्या है, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, काम करता है, समझ रहे ना। जैसे अ, इसमें खाली रखा जाएगा, समझने, जैसे अ, उसके बाद में देखिए फिर क्या है, पश्च स्वर, इसको रोमन में लिख देते भैया, पश्च स्वर, जीभ का सबसे पिछला आंतरिक, ये क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में
पिछला भाग काम करता है। हो गया ना। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, जैसे कह दिया जाए आ ओ ओ। देख लीजिए इसको भैया, आ ओ और ओ आओ। हो गया ना, ये देख रहे हैं। चलो अब ये हो गया तीसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगला आता है, इसको मिटा दे रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। चौथा नंबर आता है बेटा चौथा जो नंबर आता है आपका, चौथा नंबर, इसको देखिए, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ या होठ कह लीजिए, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। देख रहे हैं ना, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भैया आवृत्त मुखी, समझे। पहला होता है आवृत्त मुखी, पहला होता है आवृत्त मुखी, समझे। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तीय मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, देख लीजिए ध्यान से, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्त मुखी ठीक से लिखिएगा, यही लिख लीजिए, वृत्त मुखी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, जैसे कह दिया जाए, इसमें क्या है, नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, आवृत्त मुखी नहीं होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्त मुखी नहीं होते हैं, उन्हें आवृत्त मुखी स्वर कहते हैं, उन्हें आवृत्त मुखी स्वर कहते हैं। समझ रहे ना। जैसे कह दिया जाए आ ई उ, समझ रहे ना, अ आ अ आ ए, ए, देख रहे ना, अ आ ए। और क्या है, री है रे। इसके बाद में देख लीजिए, आ है, ई है, री है, और बाद में क्या था, ए आए।
वृत्तमुखी भैया। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाते हैं। गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। देख लीजिए, जिन स्वर के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार या गोलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ये हो गए, आप देख लेना। तो ओष्ठ की स्थिति पर आवृत्तमुखी जिसमें वृत्त न बनता हो, और वृत्तमुखी जिसमें वृत्त बनता हो, गोलाकार बनता हो। ओ औ दोनों है ना, चार शब्द, इसको चार वर्ण इसमें है, और इसमें क्या है? अ आ इ रे ए ऐ, इतने हैं। हमारा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो मैं चाहता हूं कि आप इसका लाभ लें। अब कोई भी परीक्षा आएगा, कोई भी परीक्षा होगी भविष्य में, तो जाहिर सी बात है आपने आपको जो बताया ना, क्या बताया है? आपको बताया है स्वरों का विभाजन, स्वरों का वर्गीकरण। तो ये बखूबी आपके समझ में आ गया होगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू माय डियर।